हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद पुलिस ने अवामी मुकामात सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी। सिटी पुलिस ने 10 नवंबर बरोज़े जुमे को दिवाली के मौके पर अवामी मुकामात और अवामी सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पाबंदी के अहकाम जारी किए। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने कहा कि यह फैसला हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों में अमन और सुकून को बरकरार रखने के पेश नज़र किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान अवामी सड़कों और अवामी मुकामात पर आवाज़ पैदा करने वाले पटाखे फोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि पटाखों, ड्रमों और दीगर आलात के शोर की सतह अगर कोई है तो रात 8 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मुतल्ला करदा इजाजत की हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह अहकाम 12 नवंबर से 15 नवंबर तक नाफिजुल अमल होंगे। पुलिस की जानिब से एक नोटिफिकेशन पढ़ा गया। तेलंगाना में दिवाली की सरकारी तातील 12 नवंबर को है। हल्का याकुतपुरा से अमजदुल्ला खान मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए काफी हुजूम नजर आ रहा है। इस दरमियान मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद हल्का याकुतपुरा से पार्टी उम्मीदवार होंगे। MPT ने हल्का याकुतपुरा से अमजदुल्ला खान को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और आज ही पार्टी ने याकुतपुरा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। इस तरह अब याकुतपुरा में इंतखाबी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने बयान दिया है कि याकुतपुरे की आवाम उनका साथ देगी। अमजदुल्ला खान उस वक्त जज्बाती हो गए जब उनके नाम का ऐलान किया गया। उन्होंने पार्टी के सदर मजीदुल्लाह खान फरहत का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मजलिस बचाओ तहरीक 1992 से इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। अमजदुल्लाह खान ने 2009 में आजमपुरा डिवीजन से कॉर्पोरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। वाज़ेह है कि तेलंगाना असेंबली इलेक्शन 2023 में तमाम जमातें और तमाम क़ुव्वतें जिले हैदराबाद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। हैदराबाद में जहां 1 करोड़ से ज्यादा अफराद रहते हैं, यहाँ अमीर इलाकों के साथ साथ कई कच्ची बस्तियां भी हैं। ये कहना नामुमकिन है कि किस कैटेगरी के वोट किसकी जीत में क्या किरदार अदा करेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसी रियासतों से आकर आबाद होने वाले अफराद के वोट भी अहम हैं। जबकि हैदराबाद जिले की 7 सीटों पर मजलिस मुकम्मल कंट्रोल दिखा रही है। ये देखना दिलचस्प हो गया है कि बकिया 8 हल्कों में कौन जीतेगा। तमाम पार्टियां हैदराबाद पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राउडी शीटर्स की सरगर्मियों पर पुलिस की नज़र। पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने राउडी शीटर्स की गैरकानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने और उनके अफराद खानदान से रब्ता करने के लिए खातून पुलिस अहदेदारों की 7 टीमें तश्कील दी हैं। राउडी शीटर्स और बीवियों से बातचीत के लिए खातून पुलिस अहदेदारों को सुबह और शाम ड्यूटी पर तैनात किया गया। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन में श्रीमती पुष्पा डिप्टी कमिश्नर पुलिस कमांड कंट्रोल, ईस्ट जोन में श्रीमती डी प्रसन्ना लक्ष्मी, नॉर्थ जोन में चंदना दीप्ति, साउथ जोन में के शिल्पावली DCP CCS, साउथ वेस्ट श्रीमती नीतिका पंत DCP टास्क फोर्स, DCP साउथ वेस्ट श्रीमती डी कविता DCP वुमेन सेफ्टी, DCP वेस्ट जोन श्रीमती डी सुनीता रेड्डी को तैनात किया गया। ये टीमें पुलिस के हमरा राउडी शीटर्स के मकानात पहुंचकर उनकी बीवी और दिगर अफराद खानदान से मुलाकात करके सरगर्मियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। इसी तरह खातून पुलिस अहदेदार सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 7 बजे तक राउडी शीटर्स के अफराद खानदान से मुलाकात कर रही हैं। पुलिस टीमों ने अब तक 100 राउडी शीटर्स के अफराद खानदान से मुलाकातें की हैं। बीजेपी ने तेलंगाना के उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने जुमे को तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की। आलमपुर से खातून मीरम्मा समेत 14 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक बीजेपी ने रियासत की 119 सीटों के लिए 114 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जुमेरात को कांग्रेस ने अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया था। काबिल जिक्र है कि रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और नताइज का ऐलान 3 दिसंबर को होना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दुश्मन चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा। चीफ मिनिस्टर KCR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक़ कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज़ी हुकूमत का इम्तियाजी सुलूक जारी है। ज़राई मोटर्स को मीटर ना लगाने पर 25,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। 50 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने वाले रेवंत रेड्डी मुझसे मुकाबला कर रहे हैं। इनकी जमात BRS तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बनी है। इन्हें कामयाब बनाया गया तो वो असेंबली हल्के कामारेड्डी को मिसाली हल्के में तब्दील कर देंगे। कल गजवेल और कामारेड्डी में पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कामारेड्डी में जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जलीलुल कदर ओहदे पर फाइज वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ज़ेब नहीं देता कि वो गैर बीजेपी रियासतों के साथ इम्तियाजी सुलूक करें। टीम इंडिया की तरह काम करने का ऐलान करने वाले वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम में सिर्फ बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों को अहमियत दे रहे हैं। तकसीम आंध्र प्रदेश बिल के एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। मुल्क भर में 157 मेडिकल कॉलेजेस कायम हुए, तेलंगाना को एक मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिया गया। मरकज ने ज़राई शोबे को मुफ्त बरक़ी सरबराही की मुखालिफत की। ज़राई सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर्स को मीटर्स लगाने का दबाव डाला गया। ना लगाने पर इंतखाबी कार्रवाई के तौर पर 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई। मुल्क की तमाम रियासतों में हर जिले को एक नवविद्या स्कूल दिया
गया। तेलंगाना में अजला की तंजीमें जदीद करके 33 अजला बना दिए गए। तमाम अजला को नवविद्या स्कूल मंजूर करने का वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा करके 100 मकतूबात रवाना किए गए, मगर कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला। ऐसी बीजेपी को वोट ना देने की आवाम से अपील की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि उनका कामारेड्डी से पैदाइशी ताल्लुक है। इनकी वालिदा इसी असेंबली हल्के के एक देहात में पैदा हुई। वो बचपन से आते रहे हैं। गंपा गोवर्धन रेड्डी की ख्वाहिश पर वो इस बार गजवेल के अलावा असेंबली हल्के कामारेड्डी से भी मुकाबला कर रहे हैं। इनके इस हल्के से कामयाबी के बाद हल्के की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। हैदराबाद में पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मायूसी। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने के सबब हजारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात हुई और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्वर डाउन होने के सबब तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। मालूम हुआ है कि हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट इजराई के दीगर दफातर पर भी सर्वर डाउन होने के सबब दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी और खानगी मुलाजमीन जो अपने और अपने मुताल्लिक़ीन के नए पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यूअल करवाने या दीगर उमूर की तकमील की गर्ज से पहुंचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दोपहर 1 बजे मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया है कि अब वो नया स्लॉट बुक करवा के दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें तकरीबन अब 15 दिन से 1 महीने तक मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तेलंगाना में केसीआर खानदान और आवाम के दरमियान असल मुकाबला। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर खानदान की हुक्मरानी से नजात हासिल करने का अवाम ने फैसला कर लिया है और दिसंबर में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाएगी। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के तौर पर पालाकीर्ति, सिकंदराबाद और सनत नगर में पार्टी उम्मीदवारों के जलसों से खिताब किया और आवाम से अपील की कि तरक्की और फलाह और बहबूद के लिए कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का इलेक्शन दरअसल केसीआर खानदान और आवाम के दरमियान है। कांग्रेस ने तेलंगाना आवाम के जज्बात और उनके कुर्बानियों का एहतराम करके अलहदा रियासत तश्कील दी, लेकिन अलहदा रियासत का फायदा सिर्फ केसीआर और उनके अफराद खानदान को हुआ। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना जिद्दोजहद के दौरान नौजवानों, किसानों और सरकारी मुलाजिमीन से कई वायदे किए गए थे, लेकिन पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही वादों को फरामोश कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालाकीर्ति में रियासती वजीर दयाकर राव की जानिब से कांग्रेस कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ज़राई शोबे को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही पर केसीआर को चैलेंज करके रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसी भी जिले में 24 घंटे बरक़ी सरबराही साबित की जाए तो कांग्रेस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना को फरोख्त कर देंगे। साल 2009 में केसीआर ने सिकंदराबाद लोकसभा सीट बीजेपी को फरोख्त की थी। राज्यसभा सीटें फरोख्त करना केसीआर की आदत है। कोकापेट की सरकारी अराजियात को केसीआर ने फरोख्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आवाम की भलाई और तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की पर केसीआर हुकूमत के दावे खोखले हैं। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का आगाज कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुआ था। उन्होंने कहा कि शहर में कांग्रेस दौरे हुकूमत के तरक्याती इक़दामात के नतीजे में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर शहर की तरक्की के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां हुई हैं और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ की धांधली की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही धरानी पोर्टल को मनसूख करते हुए नई टेक्नोलॉजी इख्तियार करेगी और किसानों और गरीबों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तेलंगाना में 13 नवंबर को दिवाली की तातील, सरकारी और प्राइवेट दफातर और तालीमी इदारों को पीर को छुट्टी। तेलंगाना में दिवाली की तातील में तब्दीली करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में जुमे को एक ऐलान किया गया। पीर को दिवाली की तातील का ऐलान किया गया। पहले ऐलान के मुताबिक हुकूमत ने 12 नवंबर इतवार को दिवाली की तातील का ऐलान किया था और ताज़ा तरीन अहकाम में तातील की तारीख को तब्दील करके 13 नवंबर यानी पीर को कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिमीन, तंजीमों और प्राइवेट इदारों को तब्दील शुदा छुट्टी पर अमल दरामद करना होगा। तारीख में तब्दीली के साथ ही सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में सेकंड सैटरडे यानी 11 नवंबर, इतवार 12 नवंबर और पीर 13 नवंबर को 3 दिन की तातीलात होंगी। केसीआर खानदान के 58.92 करोड़ रुपए के असासे हलफनामे में इंकशाफ। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खानदान के असासे 58.92 करोड़ रुपए के हैं, लेकिन वो किसी कार के मालिक नहीं हैं। असेंबली इलेक्शन के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान दाखिल करदा हलफनामे के मुताबिक BRS सरबराह की कोई जाती ज़राई ज़मीन भी नहीं है। चंद्रशेखर राव ने जुमेरात को हल्काजात असेंबली गजवेल और कामारेड्डी से अपने पर्चा नामजदगियाँ दाखिल कर दिए हैं। साल 2018 के इलेक्शन में चंद्रशेखर राव ने 22 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया था। उस वक्त भी उनके पास कोई जाती कार नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान कार ही है। 69 साल चंद्रशेखर राव के मनखुला असासजात 17.83 करोड़ रुपए के हैं। इनमें नकद रकम, बैंक डिपॉजिट और तेलंगाना ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तेलंगाना पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सा भी शामिल हैं। इनकी बीवी शोभा के मनखुला असासे 7.78 करोड़ रुपए के हैं। इनमें बैंक डिपॉजिट और जेवरात शामिल हैं। हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान के तहत मनखुला असासे 9.81 करोड़ रुपए के बताए गए हैं। चंद्रशेखर राव के गैर मनखुला असासों में बंदर
बंजारा हिल्स में एक मकान, करीमनगर में एक मकान शामिल है, जिनकी जुमला मालियत 8.5 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इस खानदान के पास कोई ज़रई या गैर ज़रई अराजी नहीं है। हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान के तहत इनके मनखुला असासे 15 करोड़ रुपए के हैं, जिनमें ज़रई और गैर ज़रई अराजी भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, जिन्होंने सिद्दीपेट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री हासिल की, 9 फौजदारी मुकदमात का सामना कर रहे हैं और ये तमाम मुकदमात तेलंगाना एहतिजाज के दौरान दर्ज किए गए थे। चंद्रबाबू नायडू को 30 नवंबर को गिरफ्तार न करने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सदर तेलुगुदेशम एंड चंद्रबाबू नायडू की जानिब से फाइबरनेट स्कैम में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की आज समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस BM त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने आइंदा समाअत 30 नवंबर को मुकर्रर की है। चंद्रबाबू नायडू के वकील ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने सियासी इंतखामी कार्रवाई के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं, लिहाजा जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने CID को हिदायत दी है कि 30 नवंबर तक चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न किया जाए। जमानत कबल गिरफ्तारी के बारे में फैसले तक गिरफ्तार न करने की हिदायत दी गई। इसी दौरान स्किल डेवलपमेंट स्कैम में जमानत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट दीपावली की तातीलात के बाद फैसला सुनाएगा। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुकदमे में सेक्शन A17 के बेजा इस्तेमाल की शिकायत करते हुए मुकदमे को कलादुम करार देने की दरख्वास्त की गई। इस मुकदमे में हाई कोर्ट से अबूरी जमानत पर चंद्रबाबू नायडू को रिहा किया गया। चंद्रबाबू नायडू के वकील सिद्धार्थ लोत्रा ने अदालत को बताया कि मुकदमे की समाअत तक गिरफ्तार न करने का तयक्कुन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 23 नवंबर के बाद फैसला सुनाने से इत्तेफाक किया। वज़ीर आला योगी ने दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को लखनऊ के लोक भवन में रियासत के 1 करोड़ 75 लाख अहल खानदानों को मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल तकसीम करने की मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ यूपी में ही उज्ज्वला स्कीम के तहत 1 करोड़ 75 लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये की सब्सिडी दी है। कोरोना के दौर में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। 2014 से पहले गैस सिलेंडर हासिल करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बेटी की शादी हो या कोई त्यौहार, अगर गैस खत्म हो गई तो ये जल्दी दस्तयाब नहीं होती थी, लाइन में खड़ा होना पड़ता था। कई बार पुलिस ने लाठी चार्ज किया। आज किसी को सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। सहूलत के साथ साथ ये सेहत के लिए भी बेहतर है। आंखें और फेफड़े दोनों ठीक हो जाएंगे। बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन में हुकूमत बनने पर दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। आज वो लम्हा आ गया है। आज हम इसे मुकम्मल कर रहे हैं। इस फायदे को हासिल करने के लिए आपको अपना कनेक्शन आधार से जोड़ना होगा। इसका फायदा इन्हें ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 54 लाख लोगों ने आधार को लिंक किया है। इन्हें फवायद मिल रहे हैं। होली पर भी सिलेंडर रिफिल किया जाएगा। आजम खान के खिलाफ एक और कार्रवाई। रामपुर में दारुल उलूम दफ्तर SP ऑफिस सील। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ा काबीना वजीर आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आजम खान के रामपुर में वाक़ दारुल उलूम के दफ्तर को सील कर दिया गया। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी के दफ्तर को भी ताला लगा दिया गया है। SP लीडरों को SP ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया है। इस मामले के बारे में रामपुर ASP ने कहा कि यह ताला सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिसर ने लगाया है। रामपुर पब्लिक स्कूल और दारुल उलूम स्कूल को ताला लगा दिया गया है। अब ये दोनों जायदादें सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कब्जे में हैं। इस दौरान पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। अब पुलिस ने इसका कब्जा सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान, उनकी अहलिया तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में कसूरवार ठहराया था और उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल और साबिक़ा SP MLA और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। मुझे 2024 में फतह के मार्जिन को दुगना करने में मदद मिलेगी, महुआ मोइत्रा ने अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट पर कहा। तृणमूल कांग्रेस की TMC MP महुआ मोइत्रा ने जुमे को कहा कि वो साल 2024 के इंतखाबात में बड़े मैंडेट के साथ वापस आएंगी। लोकसभा की अखलाकियात कमेटी की जानिब से पैसों के बदले सवाल पूछने से मुताल्लिक मामले में इन्हें निकाले जाने की सिफारिश के एक दिन बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो पार्लिमानी तारीख में पहली ऐसी शख्सियत होने पर फख्र महसूस करती है जिन्हें अखलाकियात कमेटी के जरिए गैर अखलाकी तौर पर निकाल दिया गया है, जिसके दायरा इख्तियार में इखराज शामिल ही नहीं है। दिल्ली में आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। कभी बारिश और कभी हवा लोगों को बचाती है, लेकिन हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली और आसपास के शहरों में आलूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। खासतौर पर पंजाब और दिल्ली हुकूमतों को आड़े हाथों लेते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने लोगों को खुदा के रहमो करम पर छोड़ दिया है। दिल्ली में बारिश से आलूदगी में कमी पर अदालत ने कहा कि कभी बारिश लोगों को बचाती है तो कभी हवा। हुकूमतों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से कहा कि वो पराली जलाने का मुस्तकिल हल तलाश करें। जस्टिस संजय किशन कौल की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने काबीना सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाने के लिए
उठाए जाने वाले इक़दाम की निगरानी करें। दिवाली की तातीलात के बाद अगली समाअत 21 नवंबर को होगी। सख्त रवैया अपनाते हुए जजों ने यह भी कहा कि रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को फाल कदम उठाना चाहिए, वरना इन्हें अदालत में तलब किया जाएगा। निस मास्क पहनकर काम करने वाले अफसरान से कहा जाएगा कि वो इन्हें हटाएं और लोगों की हालत ज़ार को महसूस करें। पिछली समाअत में अदालत ने ऑड इवन स्कीम को गैर साइंसी करार दिया और दिल्ली हुकूमत से इसका जवाब पेश करने को कहा। दिल्ली हुकूमत ने इस स्कीम के दिफा में दलील दी कि इससे सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम होती है, लेकिन जज इस जवाब से मुतमईन नहीं हुए। दिल्ली में 13 नवंबर से नाफिज नहीं होगा ऑड इवन, केजरीवाल हुकूमत का फैसला वापस। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि 13 नवंबर से ऑड इवन लागू नहीं होगा। फिलहाल इस मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल दोबारा संगीन हुई तो गौर किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 8-10 दिनों से हवा की रफ्तार में इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से आलूदगी की सतह संगीन कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से होने वाली बारिश के बाद जो AQI 450 था, आज 300 हो गया है और इसमें मजीद कमी मुतवक्को है। अगर सूरत हाल दोबारा संगीन होती है तो इस पर मजीद गौर किया जाएगा। दिवाली के बाद हुकूमत आलूदगी पर एक जायजा मीटिंग करेगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि ऑड इवन मंसूबे को नाफिज करने का फैसला 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हवा की रफ्तार बढ़ने से रात से मौसम बदल गया है, आलूदगी की सतह में बेहतरी देखी जा रही है। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से इस पहाड़ी पर सफ़ेद चादर बिछ गई है, जिसका नज़ारा गुलमर्ग के नज़दीक वाक़ सभी इलाकों में देखा जा सकता है। कुछ पहाड़ियों ने भी बर्फबारी से सफ़ेद रंग रूप इख्तियार कर लिया है। बर्फबारी की वजह से मज़ीद सयाह वादी की तरफ राग़िब होने की तवक्को की जा रही है। वाज़ेह है कि गुलमर्ग आलमी सतह पर काफ़ी मशहूर सयाहती मुकाम है और यहाँ हर साल मुल्क और बैरूनी मुल्क से हज़ारों सयाह आते हैं। गुज़िश्ता साल भी यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद पहुँची थी, जिसमें बॉलीवुड के मारूफ अदाकार भी शामिल थे। गुलमर्ग में मुनक्किद होने वाले विंटर स्पोर्ट्स को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल है। नौजवान सयाहों की एक खासी तादाद सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए गुलमर्ग का रुख करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी विंटर स्पोर्ट्स में हजारों लोगों की शिरकत मुतवक्को है। अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ा हादसा अंजाम दिया जाएगा, संजय सिंह का दावा। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ताल्लुक से एक हैरत अंगेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के साथ बड़ा हादसे को अंजाम दिया जा सकता है। ये दावा उन्होंने जुमे के रोज अदालत में पेशी के दौरान मीडिया के सामने किया। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी के दरमियान राउस एवेन्यू कोर्ट में लाए गए संजय सिंह ने नामानिगारों के सामने दावा किया कि केजरीवाल को फंसाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी। केजरीवाल के साथ ये लोग बड़ा हादसा अंजाम देने वाले हैं, बहुत बड़ा हादसा अंजाम दिया जाएगा। हालांकि संजय सिंह ने यह नहीं बताया कि साजिश कौन लोग कर रहे हैं या फिर केजरीवाल के साथ किस तरह का हादसा पेश आ सकता है। आम आदमी पार्टी लीडर ने यह भी बताया कि उन्हें केजरीवाल के खिलाफ की जा रही साजिश की खबर किस तरह मिली। बहरहाल अदालत ने संजय सिंह को एक बार फिर अदालती हिरासत में जेल भेजा है। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट को 24 नवंबर तक के लिए जेल भेजा गया। मुबैयन आबकारी घोटाले में 4 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया था और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपने इनकाउंटर का भी अंदेशा जाहिर किया था। फ़लस्तीन की हिमायत में बाएं बाजू की जमातों का एहतजाजी मुजाहरा। रियासत बिहार के ज़िले गया में फ़लस्तीन की हिमायत में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हुए। इस मौके पर इसराइली हुकूमत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और अपने मुल्क हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसियों पर भी सवाल उठाए गए। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान की रिवायत मजलूमों के साथ होने की है, तो फिर मोदी हुकूमत इसराइल की हिमायत में क्यों है? मरकजी हुकूमत की तरफ से इसराइल से जंगबंदी की पहल होनी चाहिए थी। तारिक अनवर ने कहा कि बाएं बाजू की जमातों के रहनुमा और कारकुनान गजा में जारी कत्लेआम के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए जुमेरात को गया की सड़कों पर उतरे थे। इस दौरान जंग को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा भी किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अमेरिका इसराइल खारजा पॉलिसी छोड़कर फ़लस्तीन के हक में पुरअमन सियासी हल तलाश करें। रहनुमाओं ने कहा कि फ़लस्तीन पर मुसलसल इसराइली हमले को 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 6,000 बच्चे और खवातीन शामिल हैं। रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, मसाजिद, रिलीफ कैंपों और एम्बुलेंसों पर बमबारी की गई। बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और जान बचाने वाली अद्वियात की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई है। ये खुली नस्लकशी है जो अमेरिका की बराह रास्त फौजी सिफारती हिमायत और दूसरे साम्राज्य मुमालिक की मदद से सेल्फ डिफेंस के नाम पर की जा रही है। पूरे मुल्क के वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब के गजा के लिए इमदादी सामान, पहला तैयारा मिस्र पहुंच गया। गजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए साहम पोर्टल लॉन्च। सऊदी अरब का पहला तैयारा गजा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पर पहुंच गया। मीडिया के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की जानिब से 30 मिलियन रियाल अतिया फंड में दिए गए हैं। शाह सलमान इमदादी मरकज की जानिब से गजा के मुतासरीन की इमदाद के लिए साहम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अतियात मुहिम में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से 20 मिलियन रियाल अतिया दिया गया। आपको बता दें कि इसराइल और हमास के दरमियान मुसलसल 34 रोज से जंग जारी है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।